Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Integrated Theatre Command. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Let us first of all understand the concept of integrated theater command. देखिए, हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस के 3 विंग हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। अभी सब का अपना अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत वो काम करते हैं। सबका अपना पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे उनके कैंटोनमेंट्स हैं, जहाँ पे उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उनका टाइम टू टाइम ड्रिल होता रहता है। तो सबके अपने अपने एरियाज़ हैं। हाँ ठीक है, वक्त आने पे तीनों आर्म्ड फोर्सेस की विंग आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देती हैं इन केस ऑफ एनी अटैक ओवर अस। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स एंड इनफैक्ट नेवी ऑल्सो, ऑल द 3 विंग्स कोऑर्डिनेटेड। तो वो बात अलग है कि इन टाइम ऑफ नीड दे कोऑर्डिनेट, बट इन तीनों का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये है द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस के विंग अलग अलग ना हो, दे शुड हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के हिसाब से देयर शुड बी अ यूनिफाइड कमांड फॉर ऑल द 3 सर्विसेज। देयर शुड बी अ सिंगल कमांडर एंड देयर शुड बी अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल थिएटर। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में थिएटर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, जिसके लिए दूसरा शब्द हुआ ज्योग्राफिकल थिएटर, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है या इंडियन एयर फोर्स ऑपरेट करती है या इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। देयर शुड बी एन इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिकल थिएटर, मतलब वहाँ पे तीनों आर्म फोर्सेस इंटीग्रेटेड तरीके से ऑपरेट करें। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जैसे और समझाने के लिए मैं बता दूँ, भारत के अंदर अभी अलग अलग कमांड एरियाज़ हैं। जैसे 7 कमांड एरियाज़ हैं इंडियन आर्मी के, 7 जो हैं वो इंडियन एयर फोर्स के भी हैं, 3 हैं इंडियन नेवी के। वो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंडियन, जैसे यहाँ की बात कर ली जाए तो ये एरिया ऐसी है जहाँ पे नागपुर एरिया, जहाँ पे इंडियन एयर फोर्स के स्टाफ्स रहते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है एंड इट इज़ अंडर 1 ऑफिसर ऑफ इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, 3 स्टार रैंक ऑफिसर के अंदर एक एयर फोर्स का कमांड है। वैसे इंडियन आर्मी के कमांड है अलग अलग जगहों पे, साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड आर्मी के कमांड एरियाज़, मतलब उस एरिया में इंडियन आर्मी के लोग रहेंगे, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है एंड इट विल बी अंडर सुपरविजन ऑफ 1 3 स्टार मिलिट्री ऑफिसर। इस अलग अलग सेग्रीगेटेड कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के बजाय क्यों ना एक यूनिफाइड कमांड हो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हो जिसको कहा जाए यूनिफाइड ज्योग्राफिकल थिएटर। वहाँ पे इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी इंटीग्रेटेड तरीके से काम करें, ट्रेनिंग करें, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का काम जनरली पीस टाइम में होता नहीं है, इनका काम मेनली आता है ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो वॉर टाइम की तैयारी करते रहती है आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्मी इज़, यानी कि आर्म्ड विंग के जो तीनों एंटिटीज़ हैं, आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग हैं, बेसिकली दे आर आइदर इन द वॉर और प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो उस दौरान देयर शुड बी अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे, जिसको कहा जाएगा ज्योग्राफिकल थिएटर, जहाँ पे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लोग होंगे एंड दे शुड practice in a coordinated and integrated manner. That is the concept of integrated theater command. I hope now it is clear. Unified command of 3 services. There should be a single commander for a particular area, जिसके लिए टेक्निकली शब्द इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ज्योग्राफिकल थिएटर।
तो एक बार जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड डेवलप हो जाएगा तो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स विल ऑपरेट जॉइंटली। ये जो आइडिया है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, ये साल 2019 से ही इस डायरेक्शन में भारत सरकार, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर जो मेजर मिलिट्री कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, चाइना, फ्रांस, दे ऑल हैव इस्टेब्लिश्ड जॉइंट थिएटर कमांड। तो भारत भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए साल 2019 में ही एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट बनाया गया, जो इन तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस को सुपरवाइज करते हैं। मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब हैं। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विद इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस थ्री आर्म्ड फोर्सेज। ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस का आपस में इंटीग्रेशन इतना आसान तो नहीं है ना, तीनों के अपने कामकाज करने के तरीके हैं, अपना कल्चर है, उनको एकाएक से यूनिफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना होगा। तो 2019 में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट बनाई गई और एक कंबाइंड डिपार्टमेंट बनाई गई, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब ये पेज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो देर आर 17 कमांड एरियाज या 17 कमांड अथॉरिटीज फॉर डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस। 7 बिलोंग टू आर्मी एंड एयर फोर्स ईच, यहाँ पे दिखाया हुआ है। एयर फोर्स एंड आर्मी के अपने अपने कमांड एरियाज हैं। 3 जो है इट बिलोंग्स टू नेवी, तो टोटल हो गया 17। ईच कमांड या ईच जोग्राफिकल थिएटर इज हेडेड बाय अ 3-स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर। अगर आर्मी का वो कमांड है या जोग्राफिकल थिएटर है तो इट विल बी हेडेड बाय अ लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी का है तो वाइस एडमिरल एंड एयर फोर्स का है तो एयर मार्शल। लेकिन अभी भी देयर आर 2 जॉइंट कमांड्स एज वेल। अभी भी भारत के अंदर हर जगह तो नहीं बट 2 ऐसे एरियाज हैं जहां पे देयर इज ज्वाइंट सर्विस कमांड ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड। ये जो अंडमान निकोबार वाला कमांड है, यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स तीनों कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे ये ज्वाइंट थिएटर इसलिए डेवलप किया गया सो दैट चाइना के एग्रेशन को इन इंडियन ओशन काउंटर किया जा सके। वी डू नॉट वांट चाइना टू हैव ए स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक जॉइंट थिएटर कमांड डेवलप किया गया है। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस पहले क्या होते हैं वो समझिए। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। अब स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को मैनेज किया जाता है एंड इन केस ऑफ ऑर्डर बाय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, वहाँ पे इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में अंडमान निकोबार में ऑलरेडी वी आर हैविंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। बाकी जगहों पे भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड डेवलप करने की बात चल रही है। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सेकातकर कमेटी। सेकातकर कमेटी ने कहा कि जो मौजूदा टाइम में वी आर हैविंग 17 डिफरेंट कमांड्स, 7 ईच फॉर आर्मी एंड एयर फोर्स एंड 3 फॉर नेवी, उसको हटा करके वी शुड हैव 3 इंटीग्रेटेड कमांड। एक होना चाहिए वेस्टर्न थिएटर कमांड। वेस्टर्न थिएटर कमांड मेनली शुड बी फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें एंड इट शुड बी मेनली फॉर पाकिस्तान। नदर्न थिएटर कमांड इट शुड बी मेनली फॉर चाइना, कि चाइना के एग्रेशन के लिए हम तैयार रहे। एंड सदर्न थिएटर कमांड इट शुड बी मेनली टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री। और सदर्न थिएटर कमांड को 2 पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सदर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड, सदर्न ईस्टर्न थिएटर कमांड, and every theater command should be under one 3-star rank officer. That was the suggestion by Sekatkar committee. थिएटर कमांड, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स
the three armed forces will get to know each other better and it will help in technology multiplier. इंडियन आर्मी की कुछ टेक्नोलॉजी है, एयरफोर्स की कुछ टेक्नोलॉजी है, दोनों का जॉइंट कोऑर्डिनेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है. जैसे कल हमने बात की थी एयरक्राफ्ट कैरियर की. अब एयरक्राफ्ट कैरियर एक नेवल शिप है जो इंडियन नेवी मेंटेन करता है, लेकिन उस पर लैंड तो करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एयर फाइटर एयरक्राफ्ट ना. तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर का हमें सीधा सीधा एग्जाम्पल दिखता है कि इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं एंड लीड्स टू राइज ऑफ समथिंग वेरी डायनामिक विच इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर आवर एनिमी. तो वैसे ही अगर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एक साथ आए, इंडियन आर्मी एयरफोर्स एक साथ आए, तो देयर विल बी टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर एंड दैट विल लीड टू सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द. अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा तो देयर विल बी सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन द थ्री आर्म्ड फोर्सेस. अभी क्या है, अभी भी इंटीग्रेशन है, लेकिन वो इंटीग्रेशन उतना ऑर्गेनिक या नेचुरल नहीं है. अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ द थ्री आर्म्ड फोर्सेस. आर्मी तो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियन आर्मी अलग से काम कर रही है, नेवी अलग से काम कर रही है. दे शुड वर्क इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसका इंपॉर्टेंस देखा गया, आर्मी और एयरफोर्स कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही थी. उससे क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर भी होगा. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी उसको करने के लिए अलग से ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन करती है, नेवी अलग से करती है. अगर जॉइंट तरीके से काम करेंगे तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी. तो दैट विल ओवरऑल हेल्प इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का, आई होप कि टर्मिनोलॉजी में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं. एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के लोग ट्रेनिंग करते हैं उसको कहा जाता है कमांड एरिया. 17 कमांड एरियाज हैं, उसके जगह पे बात चल रही है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड डेवलप किया जाए, जहाँ पे अगर ये एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है तो यहाँ पे तीनों आर्म फोर्सेस के लोग एक साथ काम करें. अभी आइडिया तो 2019 से ही चल रहा है, आइडिया वाज देयर, उस पर धीरे धीरे काम भी हो रहा है. बट इस आइडिया को लेकर के बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी देखने को मिले हैं. कई सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं नेवी के या एयरफोर्स के, उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इंडियन आर्मी माइट हैव supremacy over the other two wings. The other two wings of Indian Armed Forces may lose their autonomy. इस तरह के कंसर्न्स भी हैं. उसी डायरेक्शन में हाल फिलहाल में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने एक स्पीच दिया है, जिसमें अनिल चौहान साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ही हैज़ ट्राइड टू address the concerns about dissonance, the apprehensions of other two wings of the armed forces regarding integrated theater command. He said कि integrated theater command develop ऐसे किया जाएगा ताकि it will be in best interest of the nation. Plan is almost ready but it will be carefully executed ताकि भारत का मिलिट्री स्ट्रेंथ फ्यूचर रेडी हो. तो जनरल अनिल चौहान साहब ने कहा है कि किसी भी आर्म्ड फोर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को ऑटोनॉमी या सुप्रीमेसी नहीं दिया जाएगा. इस तरीके से सीमलेस इंटीग्रेशन होगा ताकि इट विल हेल्प इन ऑगमेंटिंग इंडियाज़ मिलिट्री माइट. उन्होंने कहा देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट बेस्ट एफर्ट्स आर अंडर वे टू एड्रेस दिस इशू एंड डेवलप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा मेंस में सवाल आ सकता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का फ़ायदा क्या है, क्या करंट चैलेंजेस हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है. यू कैन रीड द हिंट्स एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट AMCH been declared as Center of Excellence for Rare Diseases. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view and also GS paper 5 Assam issues point of view. First of all, let us understand about rare diseases. Rare diseases को orphan diseases भी कहते हैं. क्यों, जरा देखते हैं. क्योंकि ये diseases बहुत ही कम लोगों को होते हैं. In fact, these diseases affect less than 1 in 1000 people. So बहुत कम लोगों को ये अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रेयर डिजीज़. और चूंकि ये रेयर हैं, इस कारण से
फार्मास्यूटिकल कंपनियां इन डिजीजेस के लिए दवाइयां बनाती नहीं हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं है और इसी कारण से इनको ऑर्फन डिजीज भी कह देते हैं। मोस्ट ऑफ द रेयर डिजीजेज आर जेनेटिक एज वेल, मतलब जन्म से ही होता है और इंसान को उसके साथ ही जीना पड़ता है थ्रू आउट लाइफ। मोस्ट ऑफ देम आर जेनेटिक। सो रेयर डिजीजेस 1 out of 1000 पीपल को अफेक्ट करता है एंड चूँकि इसको लेकर के बहुत सारा डेवलपमेंट्स नहीं है, सच डिजीजेज आर नेग्लेक्टेड एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्फन डिजीजेज। और ऑर्फन डिजीजेस या रेयर डिजीजेस के लिए दवाइयाँ हैं नहीं, इसीलिए उस बीमारी से अगर कोई भी पेशेंट जूझ रहा होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है एंड समटाइम्स the medicines even are not available because pharmaceutical companies do not find it profitable to develop such kind of medicines because these diseases affect people rarely। तो इसी कारण से रेयर डिजीजेज से इन्फेक्टेड लोगों का केयर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज इन 2021। इस पॉलिसी के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया जाए, इंडिजिनस रिसर्च किया जाए फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेयर डिजीजेस। साथ ही साथ रेयर डिजीजेस का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी लो किया जाए बाय मोर एंड मोर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो दैट रेयर डिजीजेस के लिए दवाइयाँ बने। साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ में फैसला किया गया कि लोगों को जो वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए अगर रेयर डिजीजेस के लिए तो 50 लाख रुपए तक का भारत सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। इनफैक्ट ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है इसमें रेयर डिजीजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 वाले वो डिजीजेस हैं जिनको एक बार ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वन टाइम ट्रीटमेंट देने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं। ग्रुप 2 वाले वो हैं जिसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है बट उसको डाइटरी सप्लीमेंट्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। और ग्रुप 3 वाले ऐसे हैं जिनको ना वन टाइम ट्रीटमेंट से काम होने वाला है ना ही डाइटरी सपोर्ट से काम होने वाला है, उनको लाइफ टाइम सपोर्ट देना पड़ता है, लाइफ टाइम उनका मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनको रखा गया ग्रुप 3 में। तो ग्रुप 1 वाले बेसिकली वो डिजीजेज हैं जिसमें वन टाइम ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो जाते हैं। तो ग्रुप 1 डिजीजेज से जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको इलाज करवाने के लिए अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू ₹50 लाख। इसमें क्राउड फंडिंग का भी मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया है जहाँ पे सरकार जो है वो प्रमोट करेगी अपने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप अगर किसी रेयर डिजीज से इन्फेक्टेड है या आप रेयर डिजीज से एफ्लिक्टेड हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सारे लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें। आप देखते हैं ना कई बार इंटरनेट पे आता है कि प्लीज़ हेल्प एंड सेव माई डॉटर, सेव माई ब्रदर, ऐसा कुछ, तो उसी को कहा जाता है क्राउड फंडिंग का मैकेनिज़्म। तो क्राउड फंडिंग के मैकेनिज़्म को भी सपोर्ट किया जाता है अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि आप रिक्वेस्ट कर पाएँ टू द कॉमन पीपल, टू द क्राउड, कि वो आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट करें। रेयर डिजीजेस की रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिससे पता चल पाए कि रेयर डिजीजेस की एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं देश में, क्योंकि अभी रेयर डिजीजेज हर ऑर्फन, उनको लेकर के कुछ खास पता भी नहीं है। तो अब डिजीजेस की रजिस्ट्री बनाई जाएगी, इससे पता चल पाएगा कितने लोग रेयर डिजीजेस के शिकार हैं, कितने तरह के रेयर डिजीजेस हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत फैसला किया गया कि 15 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे, यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा टू डील विथ रेयर डिजीजेस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर पाए टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ रेयर डिजीजेस। और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है कि AMCH, असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़, हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रेयर डिजीजेस। तो भारत के 15 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रेयर डिजीज में से एक है AMCH। दिस डेजिग्नेशन वाज कम्युनिकेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ असम बाय रेयर डिजीज सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज GS पेपर 5 असम इश्यूज, दोनों रिलेटेड एरिया से आ सकता है। AP GS पेपर 5 में भी आ सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड या सोशल
डेवलपमेंट रिलेटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में प्रश्न आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेयर डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ई कॉमर्स क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से बायर्स एंड सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शन कर पाएँ। हम सामान जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड ऑल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। बी टू बी मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर कैन ऑल्सो बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सी टू सी का क्विकर। क्विकर में हमको कुछ सामान बेचना तो हम क्विकर पे डाल देते हैं, राइट, और फिर कोई जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। और बी टू बी बेसिकली बी टू सी इज़ जैसे ओला उबर हो गया, स्विगी जोमेटो हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है या ई कॉमर्स बिजनेसेस जो हैं इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दे आर गोइंग टू राइज एक्सपोनेंशियली इन कमिंग ईयर्स, ऐसा भारत सरकार का एस्टिमेशन है कि अगर मौजूदा टाइम में बात की जाए तो द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज़ वर्थ ₹83 बिलियन एंड इट इज़ गोइंग टू राइज मच बियॉन्ड $150 बिलियन बाय नेक्स्ट ईयर। तो हर साल लगभग वो 20-30% के हिसाब से राइज कर रहा है। बाय फाइनेंशियल ईयर 25-26 ई कॉमर्स बिजनेसेस माइट क्रॉस इवन $150 बिलियन। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो हर 2-3 साल में डबल हो जा रहा है। 2022-23 में $83 बिलियन था, अब 2025-26 में $150 बिलियन के आसपास। साथ ही साथ ई कॉमर्स जो है वो ये तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ई कॉमर्स की बात हो रही है, यानी कि देश के अंदर जो हम सामान खरीदते बेचते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उसकी नेट वैल्यू जो है साल 2025-26 में इट इज़ गोइंग टू बी $150 बिलियन देश के अंदर डोमेस्टिक मार्केट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं। एक्सपोर्ट अभी हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो $5 बिलियन के आसपास का सामान एक्सपोर्ट होता है विथ हेल्प ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भारत से होने वाला एक्सपोर्ट को लगभग 50 to 60 टाइम्स बढ़ा दिया जाए एंड इट शुड बी अबाउट $300 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2030। तो आई जस्ट होप कि देयर इज़ क्लैरिटी। देश के अंदर तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे खूब ट्रांजैक्शन हो रहा है और $150 बिलियन के आसपास का बाजार है देश के अंदर। लेकिन देश से बाहर होने वाला एक्सपोर्ट हार्डली $5 बिलियन के आसपास ही होता है थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और सरकार चाहती है कि उसको लगभग $300 बिलियन तक पहुंचा दिया जाए बाय 2030। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से अगर एक्सपोर्ट को हम बूस्ट करते हैं तो उससे मेनली फ़ायदा क्या होगा? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर पाएंगे। अभी भारत एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन ज़्यादातर हमारा एक्सपोर्ट सर्विसेज का होता है। तो वी हैव ट्रेड सरप्लस इन सर्विसेज, वी हैव ट्रेड डेफिसिट इन मर्चेंडाइज, यानी कि गुड्स में हमारा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी हम बूस्ट कर सकते हैं एंड वी कैन होप टू हैव ट्रेड सरप्लस इवन फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इससे क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट इन मर्चेंडाइज विल कम डाउन एंड वी कैन इवन गो इन ट्रेड सरप्लस। जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व बूस्ट होगा, देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा, तो जीडीपी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एमएसएमईज भी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं दे वुड बी एबल टू एक्सेस फॉरेन मार्केट एंड दे वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर। तो बेसिकली भारत सरकार का बड़ा ही एम्बिशियस लक्ष्य है। देश के अंदर तो ई कॉमर्स राइज कर ही रहा है बहुत फास्ट पेस से, 3-4 साल में डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से एक्सपोर्ट को भी बूस्ट किया जाए और इसको अगले 5-6 साल में 50 to 60 टाइम्स तक बढ़ाना है। इसके लिए भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे पिछले साल बजट में 2024-25 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि देयर विल बी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स नियर मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री
एंड दे विल बी डेवलप्ड इन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। जैसे कोई मेजर पोर्ट है जेएनपीटी, तो उसके पास में एक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा जहाँ, और उस हब को डेवलप किया जाएगा विथ हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसकी मदद से उस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की मदद से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवा पाएंगी टू द फॉरेन मार्केट। जैसे अमेजन है, अमेजन के थ्रू आपने अमेजन के थ्रू सिंगापुर का एक आदमी कुछ सामान बुक करता है भारत से, तो अब सामान को भारत से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट के आसपास हब्स तो होने चाहिए जहाँ पे वो सामान स्टोर हो पाए और वहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो इसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब डेवलप किए जा रहे हैं नियर लार्ज पोर्ट्स इन द कंट्री, सो दैट ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए हम लोग, और वो हब्स डेवलप किए जा रहे हैं इन पीपीपी मोड। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, देखिए अभी करेंटली अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा दिया है, 50% का टैरिफ कल से स्टार्ट हो चुका है। तो भारत सरकार चाह रही है कि कोई और भी मौके निकाले जाएं जिससे हमारे देश के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। अमेरिका में अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट्स को, तो किसी और देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए, और इससे जो अमेरिका का टैरिफ इंक्रीज वाला डिसीजन है उसके निगेटिव इम्पैक्ट को अपनी इकोनॉमी पे मिनिमाइज किया जाए। और इसी कारण से भारत सरकार ने हाल फिलहाल में वापस से एम्फेसाइज करना शुरू किया है टू गिव बूस्ट टू एक्सपोर्ट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, इन सब के थ्रू, वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट, इन सब के थ्रू देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जाए। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन एंड वॉलमार्ट, कि कैसे देश से ई कॉमर्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। एंड एज आई टोल्ड यू, भारत सरकार थोड़ा डेस्परेट हो रही है टू पुश एक्सपोर्ट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मेनली उसके पीछे कारण है यूएस का टैरिफ राइज। अब इस सिचुएशन में जब भारत सरकार ने कंसल्ट करना शुरू किया इन बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जैसे कि अमेजन एंड वॉलमार्ट को, तो इन्होंने क्या डिमांड रखा है? दे हैव डिमांडेड कि हम लोग ठीक है एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे थ्रू आवर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ ओपन एफडीआई इन इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स एज वेल। अब ये क्या मामला है थोड़ा समझते हैं। अभी तक तो बात समझ आ रही है, हमने समझा ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का पोटेंशियल क्या है, भारत सरकार के लक्ष्य क्या हैं स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट। फिर हमने देखा कि हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो भारत सरकार ने जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे नेगोशिएट करना या कम्युनिकेट करना शुरू किया कि बताएं कि कैसे ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। अब उस कॉन्टेक्स्ट में इन प्लेटफॉर्म्स ने डिमांड किया है, अमेजन या वॉलमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने, कि भारत के अंदर इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स में एफडीआई अलाउ किया जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड द टू बेसिक मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। एक होता है मार्केट मॉडल, दूसरा होता है इन्वेंट्री लेड मॉडल। मार्केट मॉडल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर दोज जहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक्ट ओनली एज फैसिलिटेटर बिटवीन बायर एंड सेलर। एग्जाम्पल अमेजन। अमेजन अपना सामान नहीं बेचता है, अमेजन इज जस्ट अ मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन कम एंड कनेक्ट विथ ईच अदर। जैसे स्विगी खुद का सामान बना के तो नहीं बेचता ना, स्विगी रेस्टोरेंट वाले और कंज्यूमर्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो वो एग्जाम्पल हो गया मार्केट प्लेस ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है इन्वेंट्री लेड मॉडल, जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली जो कंपनियां हैं वो खुद का अपना सामान भी बेचती हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपना सामान अपने प्लेटफॉर्म से बेचें, तो उसको कहा जाता है इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। जैसे क्लाउड किचन, आपने एक क्लाउड, जैसे कि आप मान लीजिए ये जो पिज़्ज़ा वाला है डोमिनोज कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। अब भारत के अंदर नियम क्या है कि 100% एफडीआई इज अलाउड ऑन मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, बट एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। अब जब भारत सरकार चाह रही है कि खूब एक्सपोर्ट किया जाए थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन एंड वॉलमार्ट,
तो अब ये अमेजन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां कह रही हैं कि सर हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करवाएंगे आपके देश से, लेकिन आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लिमिटेशन है कि दे कैन नॉट इंटर इनटू फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट डू एफडीआई इन इन्वेंट्री लेड मॉडल, वो रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए। अभी फॉरेन की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं दे कैन कम इनटू इंडिया एंड स्टार्ट business only as marketplace, not as an inventory led e-commerce. But now Amazon and Walmart wants कि FDI restriction on inventory led model of e-commerce should also be lifted. लेकिन भारत क्यों नहीं इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स पे FDI अलाउ करता है, क्यों नहीं करता है? उसके पीछे कारण सरल है। जो हमारे यहाँ की किराना दुकानें हैं वो अपोज करती हैं कि अगर विदेशी कंपनियां आएंगी तो किराना दुकानों को नुकसान होगा, अगर विदेशी कंपनियां भी इन्वेंट्री लेड मॉडल में आ गई तो किराना दुकानों को नुकसान होगा और उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। यही कारण है कि भारत सरकार अभी तक इन्वेंट्री लेड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स में FDI अलाउ नहीं करती है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट PM स्वनिधि स्कीम एक्सटेंशन एंड एनहांसमेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, PM स्वनिधि स्कीम भारत सरकार लेकर के आई थी आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया था, तो उनको रिवाइव कराने के लिए जब कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन्स लिफ्ट हुए तो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स के बिजनेसेस को रिवाइव कराने के लिए भारत सरकार लेकर के आई PM स्वनिधि स्कीम। इट इज़ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है टू द स्ट्रीट वेंडर्स। दिस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है सिडबी, बट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके अंतर्गत ये स्कीम चलता है। इसमें स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लाया गया तो जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाता था, वर्किंग कैपिटल लोन 10,000 रुपये का। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, ठेले वगैरह, उनको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पे 10,000 रुपये दिए जाते थे अंडर PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई गारंटी पेपर वगैरह ऐसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है टू द स्ट्रीट वेंडर्स। अभी करंट न्यूज़ ये है कि यूनियन कैबिनेट ने फैसला किया है कि PM स्वनिधि स्कीम के ईयर को भी एक्सटेंड किया जाएगा। इट वाज टू लैप्स ऑन 31 दिसंबर 2024, बट नाउ इट विल बी एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 2030। प्लस PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिट्स हैं उसको भी एक्सपैंड किया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो 10,000 दिया जाता था, फिर उसको बढ़ा करके 20,000 किया गया, फिर 30,000 किया गया, अब लोन अमाउंट और बढ़ा दिया गया है। अब PM स्वनिधि स्कीम में लोन 50,000 रुपये तक मिल सकता है, लेकिन एक बार में नहीं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लोन लेने तो अब आपको 15,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। पहले 10,000 था, लेकिन अब 15,000 तक का। आप उसको लौटा देंगे, पहली बार लोन लिया, बिजनेस किया, पैसा लौटा देंगे, तो दूसरी बार अगर आप लोन लेने जाएंगे तो 25,000 तक का लोन मिल देगा। और अगर आप उसको भी लौटा देंगे टाइमली अपना बिजनेस करके, तो तीसरी बार अगर आप लोन लेने जाएं तो 50,000 रुपये तक का आपको लोन मिल सकता है अंडर PM स्वनिधि स्कीम। पहले दूसरी बार का लोन लौटा दिया तो तीसरी बार में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। डिजिटल तरीके से अगर ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि अपना लोन जो है वो ऑनलाइन तरीके से पे बैक करोगे तो 1,600 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलेगा। और अगर किसी स्ट्रीट वेंडर ने सेकेंड टाइम लोन लेकर के भी लौटा दिया है, रिपेड द सेकेंड लोन ऑल्सो, तो उस केस में उसको UPI लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलता है फॉर द थर्ड ट्रांच। इसमें क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। And the scheme was earlier for urban area, but now it is expanded to peri-urban and rural areas also. So that is why now it is expected कि this scheme in its expanded version will benefit about 1.15 crore street vendors, which includes about 50 lakh new street vendors. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बांग्लादेश से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। यहाँ पे
फर्स्ट स्टेल्थ INS नीलगिरी 2019 में आया तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। INS हिमगिरी इज नॉट द फर्स्ट, नीलगिरी इज द फर्स्ट। ठीक है। एंड ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये मझगांव डॉक में ये नहीं बना था, मझगांव डॉक में दूसरा वाला बना था। एंड यहाँ पे आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम US टैरिफ्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। स्क्रू वॉर्म रिलेटेड तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।